हेलो एवरीवन। आज है 3 अक्टूबर और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली हैं वो होंगी रूसी राष्ट्रपति की भारत की यात्रा। यानी कि जो रूसी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वे भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। तो वह जो है किस उद्देश्य से भारत आ रहे हैं, इसके पीछे के जो कारण हैं वो क्या हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। और सीरिया के अंदर जो असद हैं उनके बाद में जो चुनाव की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से की जाएगी। यानी कि जो असद हैं उसकी सरकार गिर गई है और उसकी सरकार के गिरने के बाद अभी जो चुनाव हैं वो होने जा रहे हैं। तो उस चुनाव के अंदर प्रक्रिया जो है क्या रहने वाली है, इन सब के बारे में जानेंगे। और हिम तेंदुओं की संख्या में वृद्धि, जो हिमाचल है वहाँ पर हिम तेंदुओं की संख्या में वृद्धि जो है वो देखने को मिली है। तो उनके संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं या फिर किस जो संरक्षण के थ्रू उन्हें वहाँ पर रखा जाता है, इस न्यूज़ के अंदर हम यह सब जानेंगे। तो आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहने वाली है, रशियन प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया मीट मोदी ऑन December 5। तो जो राष्ट्रपति हैं रूस के वह भारत में आने वाले हैं 5 या 6 दिसंबर को 2025 की उनकी जो ये यात्रा होगी, ये जो है उस पर आ रहे हैं। और यह जो यात्रा है वो रूस और जो यूक्रेन का युद्ध जब से स्टार्ट हुआ है तब से पहली बार ये जो हैं वो भारत आ रहे हैं। और इसी दौरान वे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे मुलाकात करने के बाद जो भारत के अंदर 23वां जो रूस शिखर सम्मेलन है उसके अंदर भाग लेंगे। और जो ये यानी कि जो ये यात्रा है इसके दौरान उनकी मुख्य रूप से किन बातों पर चर्चा होने वाली है, तो सबसे पहले तो जो रक्षा समझौता है जो कि Su-F7E जो है, यानी कि जो स्टेल्थ फाइट जो जेट है उनकी खरीद को लेकर जो S-400 डिलीवरी है या फिर जो S-500 एयर डिफेंस का सिस्टम है उनको संयुक्त विकास पर जो है इनका मुख्य जो लक्ष्य जो है वो रहने वाला है। यानी कि इनका जो फोकस रहेगा वो इन्हीं बातों पर रहने वाला है। जो रूस हैं वो भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और जो लोकल प्रोडक्शन है उसके लिए और अधिक विकल्प जो हैं वो दे सकते हैं। तो जो व्यापार है और जो ऊर्जा समझौता है अगर उसके बारे में जानें तो जो रूस है यानी कि जो रूसी तेल का आयात पर अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है उस टैरिफ के बाद से जो भारत और रूस है उनके बीच में जो संबंध हैं वो मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भारत और जो रूस है उसका यानी कि जो भारत है वो रूस का एक इम्पोर्टेंट जो तेल खरीदार बना हुआ है। और अगर वैश्विक मुद्दे देखें तो जो यूक्रेन का संकट है, SCO और जो ब्रिक्स हैं जैसे जो मंच हैं उनमें भी सहयोग जो है वो प्रदान कर रहा है। और अगर इसकी पृष्ठभूमि को जानें कि इस न्यूज़ के पीछे की जो ये समझौता होगा या फिर जो बातचीत होगी उसके बीच की जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, तो जो ये यात्रा है NSA जो अजीत डोभाल हैं कि मास्को यात्रा और जो SCO समिट हुआ है उसमें मोदी और जो पुतिन है उनकी मुलाकात के बाद जो है यह सब तय हुआ है। और जो रूस के विदेशी मंत्री हैं सेर्गेई लाव्रोव जो हैं वो नवंबर के अंदर भारत आएंगे, जो कि इनके बीच में जो चर्चा होगी उसकी अंतिम तैयारी जो है करने के लिए वो भारत का दौरा करेंगे। और जो ये दौरा रहने वाला है भारत और जो रूस है विशेष रूप से जो विशेषाधिकार हैं उनको प्राप्त करने की जो रणनीतिक साझेदारी है वो पिछले 15 वर्ष जो हैं वो पूरे हो गए हैं। यानी कि जो रूस और भारत है उनके बीच में जितनी भी रणनीतिक साझेदारियां होती हैं उनको पूरे 15 वर्ष हो चुके हैं। तो इस मौके पर दोनों देशों के बीच में जो मजबूत संबंध हैं उनको यह दर्शा रहा है। और जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है अगर जाने तो वो क्या है, वह क्या काम करता है, तो भारत ने 2018 के अंदर रूस के साथ में $5.43 बिलियन में और 5
जो S-400 है, यानी कि इन सिस्टम की जो है खरीद का सौदा किया था भारत ने रूस के साथ, और अब तक जो है 3 यूनिट की डिलीवरी भी कर चुके हैं, लेकिन बाकी 2 यूनिट बचती हैं, यानी कि 5 किए गए थे, 5 में से 3 आ चुके हैं और 2 बाकी हैं, जो कि 2026 तक जो है पूरी होने की उम्मीद है। जो ये सिस्टम है भारत की जो वायु रक्षा है उसको मजबूत बनाएगा, खासकर जो चीन और पाकिस्तान है उनके साथ जो सीमा पर तनाव है उनके बीच में। और जो Su-F7E स्टेल्थ जो फाइटर जेट है, अगर उसके बारे में जाने तो जो यह जेट है रूस और भारत को Su-57E स्टेल्थ फाइट जेट जो है उसकी पेशकश भी कर सकता है, जो कि 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर है। और भारत जो है इस सौदे में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है या फिर जो स्थानीय उत्पादन है उस पर अधिक जोर दे रहा है, ताकि भारत की जो मेक इन इंडिया की पहल है उसको और अधिक मात्रा में बढ़ावा मिले। और जो S-500 प्रोमेथे जो सिस्टम है वह क्या है? रूस ने भारत को S-500 एक उन्नत एयर डिफेंस का सिस्टम है जिसके संयुक्त विकास और जो उत्पादन है उसका प्रस्ताव भी दिया गया है। और जो ये सिस्टम है यह बैलिस्टिक जो मिसाइलें होती हैं या फिर जो हाइपरसोनिक हथियार होते हैं उनको रोकने में सक्षम है, जो कि भारत की जो रक्षा क्षमता है उसको और अधिक बढ़ावा जो है वो देगा। और जो अकुला क्लास न्यूक्लियर सबमरीन है वो क्या होती हैं या फिर उनकी डिलीवरी जो है किस प्रकार से और कहां से की गई है? तो भारत ने 2019 के अंदर रूस से एक अकुला क्लास न्यूक्लियर जो सबमरीन है लीज पर लेने का समझौता किया था, जिसकी डिलीवरी 2025 या 26 तक जो है वो संभावित है, यानी कि उसकी जो डिलीवरी है वह 2025 या 26 तक हो जाएगी। यह भारतीय जो नौसेना है उसकी सामरिक शक्ति को और अधिक बढ़ा देगा, खासकर जो भारत की हिंद महासागर में चीन की जो बढ़ती मौजूदगी है, यानी कि चीन जो है पैसे को हर जगह पर जो है वो निवेश कर रहा है, चाहे म्यांमार हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो या फिर जो अन्य देश हैं, यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके अंदर जो है वो निवेश कर रहा है, ताकि वह भारत को चारों तरफ से जो है वो घेर सके। और इसीलिए जो हिंद महासागर है उसके लिए यह एक इम्पोर्टेंट जो है वो साबित हो सकती है। और जो संयुक्त उत्पादन या फिर जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है, यानी कि KA-22-6T हेलीकॉप्टर भारत और जो रूस है उसके बीच में 200 जो हल्के यूटिलिटी के हेलीकॉप्टर होते हैं उनके संयुक्त उत्पादन का समझौता करती है। और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है, यानी कि जो HAL है, उनके साथ में रूस की रोस्टेक एवं जो प्रोजेक्ट है उसको भी शामिल किया गया है। और यह मेक इन इंडिया की जो पहल है उसके तहत भारत का एक सबसे बड़ा जो कदम है वो माना जा सकता है। और जो AK-203 राइफल्स हैं, यह उत्तर प्रदेश का जो अमेठी ज़िला है उसके अंदर भारत और जो रूस है उन दोनों के साथ संयुक्त रूप से एक उद्यम स्टार्ट किया गया है, जो कि इंडो राशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड है। उसके अंदर 6.7 लाख AK-203 एसोल्ट राइफल का उत्पादन जो है वो किया जा रहा है। और यह भारत का जो सेना है, जो भारतीय सेना है उसके छोटे हथियारों की जो ज़रूरत है उसको भी पूरा करेगा। और जो रूस है, रूस के द्वारा भारत को उन्नत हथियार की जो प्रणालियां हैं उनमें टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र जो है उसकी पेशकश भी की है, जो कि भारत की स्वदेशी रक्षा का जो उत्पादन की क्षमता है उसको और अधिक जो है बढ़ा देगा। और जो सैन्य अभ्यास और जो परीक्षण हैं उनके अंदर दोनों की बात करें तो जो दोनों देश हैं भारत और रूस नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास करते रहते हैं, जैसे कि जो इंदिरा थल सेना, नौसेना और जो वायुसेना है उसके लिए। जो रूस है, भारतीय सैन्य जो कर्मी हैं उनको उन्नत हथियार की प्रणालियां जैसे कि
S-400 Su-30 MKI के जो संचालन है उसके लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। भारतीय जो नौसेना है और जो रूसी नौसेना है हिंद महासागर में संयुक्त गश्त और जो अभ्यास है उस पर विचार कर रहे हैं। जो अमेरिका है, अगर उसके प्रतिबंधों का प्रभाव देखें, यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए हैं भारत पर भी और अमेरिका पर भी। भारत पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसका कहना है कि उसने इसलिए लगाए हैं कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो मकसद है वो तो कुछ और ही नज़र आता है। जब पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी हमला किया गया था पहलगांव में, जिसके अंदर हमें 26 लोगों की जो जान है वो गई थी, तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका कहना है कि जो ये आतंकवादी हमला हुआ था इसके बीच में भारत और जो पाकिस्तान है दोनों के बीच में सुलह कराने का काम किया गया है, वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया है। और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि उन्होंने किसी की मध्यस्थता जो है इस मामले में नहीं ली है। इसीलिए जो है यह मकसद नज़र आ रहा है कि जो भारत पर टैरिफ लगाए गई हैं शायद वो इसी कारण लगाए गई हैं। तो जो रूस है उसके साथ में रक्षा सौदे, खासकर S-400 पर अमेरिका ने जो है वो इसके तहत भारत को चेतावनी भी दी थी कि जो भारत है उसने अपनी संप्रभु की जो नीति है उसके तहत रूस के साथ में जो सहयोग है उसको जारी रखा है। और जो चीन के साथ अगर संतुलन की बात करें तो रूस, भारत और जो चीन दोनों का जो है मुख्य साझेदार है, लेकिन भारत के साथ उसका जो रक्षा सहयोग है वो अधिक गहरा है और ऐतिहासिक भी है। भारत रूस को अपनी रक्षा ज़रूरतों के लिए एक विश्वसनीय जो साझेदार है उसके रूप में मानता है, खासकर जब पश्चिमी देशों से हथियारों की आपूर्ति में जो है जब देरी होती है उस समय पर। और जो यूक्रेन के संकट का प्रभाव, जो यूक्रेन युद्ध है उसके कारण रूस की जो रक्षा आपूर्ति की श्रृंखला है उसमें कुछ देरी जो है वो हुई है, लेकिन भारत ने जो रूस है उससे जितने भी संबोधित हैं उनको करने के लिए एक वैकल्पिक भुगतान तंत्र, यानी कि रुपए रूबल व्यापार या फिर जो लॉजिस्टिक है उस पर भी काम जो है वो किया है। और इसको लेकर क्या क्या चुनौतियां जो हैं वो सामने आ सकती हैं। तो जो रूस है उसकी यूक्रेन में व्यवस्था के कारण कुछ डिलीवरी में देरी, अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं उनका दबाव, या फिर भारत को रूस से जो दूरी बनाने के लिए प्रेरित करता है। भारत की जो विविधीकरण की नीति है जिसमें वह फ्रांस, अमेरिका और जो इजराइल जैसे देश हैं उनसे भी हथियार जो है वो खरीद रहा है। और भविष्य में हमें इससे क्या क्या अवसर प्राप्त हो सकते हैं, तो जो हाइपरसोनिक जो मिसाइलें हैं या फिर जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी है उनमें सहयोग मिल सकता है, या फिर जो अंतरिक्ष और जो साइबर रक्षा है उसमें संयुक्त परियोजनाएं मिल सकती हैं। भारत के जो स्वदेशी रक्षा उद्योग हैं उनको रूस की जो तकनीकी विशेषज्ञता है उसमें और अधिक मजबूती प्राप्त हो सकती है। और जो असद हैं उसकी सत्ता से बेदखल होने के बाद सीरिया में पहले चुनाव जो हैं वो किस प्रकार से किए जाएंगे। तो आज की हमारी जो ये दूसरी न्यूज़ रहने वाली है कि बशर अल असद के शासन के पतन होने के बाद, यानी कि दिसंबर 2024 के अंदर इसके शासन का पतन हो गया था, उसके बाद में सीरिया के अंदर राजनीतिक संक्रमण की प्रक्रिया जो है वो और भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और जो अंतरिम राष्ट्रपति हैं अहमद अल सराद, यानी कि जो पूर्व हयात तहरीर अल शाम या फिर जो HTS हैं उसके नेता थे, उनके नेतृत्व वाली जो संक्रमणकालीन सरकार है उसके द्वारा 13 मार्च 2025 को एक अस्थायी जो संविधान है, यानी कि अस्थायी जो संविधान है उसको लागू किया गया है, जो कि 2030 तक 5 वर्ष का संक्रमण काल होगा। इसके लिए मानक जो है वो निर्धारित करता है। इस संविधान के तहत पहला चुनाव संसदीय होगा जो 5 अक्टूबर 2025 को निर्धारित किया जाएगा।
यह चुनाव जो है अक्सद युग के बाद पहला होने वाला है, यानी कि जो अक्सद की सरकार है उसके गिरने के बाद यह पहला चुनाव जो है वो रहने वाला है, जो कि सीरिया की जो एकल संसद वाली जो एकल संसद है उस वाली संसद के अंदर पीपुल्स जो असेंबली है, प्रॉपर असेंबली, उसके 210 सदस्यों में से 131 जो सदस्य होने वाले हैं उनका चयन जो है एकल संसद के द्वारा किया जाएगा, और जो बाकी 70 सदस्य होंगे उनको राष्ट्रपति जो अल सरा द्वारा सीधे नियुक्त जो है वो किया जाएगा। और जो चुनाव है इसकी क्या प्रक्रिया जो है वो रहने वाली है चुनाव आयोग की, तो जो उच्च चुनाव समिति है उसको 2 जून 2025 को जो राष्ट्रपति थे उनके आदेश से गठित किया गया, और यह जो समिति है प्रांत स्तरीय या फिर जो इलेक्टोरल जो कॉलेज है उसका गठन करेगी, जो कि स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं जैसे कि स्थानीय नेता हुए, सिविल सोसाइटी के सदस्य हुए, उनसे बनाई जाएगी। और इसका चयन जो है वो किस प्रकार से किया जाएगा कि प्रत्येक जो प्रांत है उसके इलेक्टोरल जो कॉलेज होंगे उनके अंदर 131 सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जो उम्मीदवार हैं वे स्वतंत्र होंगे, क्योंकि असद की जो समर्थित पार्टियां थी उनको भंग कर दिया गया है, और जो नई पार्टियां हैं उनका पंजीकरण अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। और इसके लिए जो तिथि और जो दायरा जो है वो रखा गया है कि 5 अक्टूबर 2025 को पूरे सीरिया में एक ही दिन जो है वो चुनाव किए जाएंगे। महिलाएं और जो अल्पसंख्यक होंगे जैसे कि द्रुज, ईसाई, कुर्द, इनके लिए जो है कोटा सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया गया है। और जो क्षेत्रीय बहिष्कार है जैसे कि जो स्वीडा का प्रांत है उसके अंदर दूर जो बहुल या फिर जो रक्का हस्का क्षेत्र हैं, यानी कि जो कुर्द नियंत्रित SDF का इलाका है उसके अंदर चुनाव को स्थगित किया गया है, क्योंकि वहाँ की जो केंद्र सरकार है उसका नियंत्रण समिति के द्वारा जो है वो किया गया है। जो ये क्षेत्र हैं इनके अंदर सीटें जो हैं वो खाली रहेंगी, जो कि उनकी जो समावेशिता है उस पर सवाल जो है वो उठा रही हैं। जो लॉजिकल मुद्दे होंगे इसको लेकर कि जो 14 वर्षीय गृह युद्ध है उससे 12 मिलियन से अधिक विस्थापित हैं, और जो नागरिक जो हैं दस्तावेज गुम रहे हैं, और जो जनगणना है उसकी कमी से प्रत्यक्ष वोटों की जो संभावना है वो असंभव है। जो चुनाव की समितियां हैं इनको जो है ये जितनी भी प्रक्रियाएं की जा रही हैं इनको तार्किक बताया है, लेकिन कुछ के द्वारा इनकी आलोचनाएं भी की गई हैं। जो आलोचक हैं इसे नियंत्रण बनाए रखने का बहाना जो है वो मान रहे हैं। और जो सुरक्षा या फिर जो समावेशिता है कि जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, यानी कि जो अलावाइट, कुर्द, दुर्ज जो हैं उनमें भय है कि जो HTS है उससे प्रभावित सरकार बदला लेगी। मार्च 2025 के अंदर जो संवैधानिक घोषणा पत्र है उसमें महिलाओं के अधिकार और जो अभिव्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता का प्रॉमिस भी किया गया है, लेकिन जो इस्लामी कानून है उसकी केंद्रीय भूमिका चिंता को जो है और अधिक बढ़ा रही है। जो सरकार है अगर उसकी संरचना की बात करें तो 29 मार्च 2025 को 23 सदस्यीय जो कैबिनेट है उसको गठित किया जाएगा, जिसके अंदर HTS के सहयोगी प्रमुख होंगे, लेकिन कुछ जो अल्पसंख्यक हैं और जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। जो पूर्व असद मंत्री हैं उनको हटा दिया गया है, और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया है यानी कि जो US है, EU है या फिर जो UK हैं उन्होंने 2025 में अधिकांश प्रतिबंध हटा लिए हैं, लेकिन जो आतंकवाद है और जो मानवाधिकार हैं उन पर शर्तें लगाई गई हैं। जो UN है उसने समावेशिता पर जोर दिया है। तुर्की समर्थित जो SNA है और जो US समर्थित SDF है उनके साथ में इनका एकीकरण चल रहा है। अगर बात करें संसद की
कि इस चुनाव के अंदर संसद की क्या भूमिका रहने वाली है। तो जो नई पीपुल्स असेंबली है असद काल की रबर स्टैंप से अलग हो जाएगी और जो ये कानून होगा इसका मसौदा बजट की स्वीकृति या फिर जो विदेशी नीतियों की संधियां हैं और आर्थिक सुधारों जैसे कि जो राज्य है उसको नियंत्रित करने के लिए अर्थव्यवस्था का अंत उस पर काम करेगी और यह एक व्यापक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसकी नींव रखी जाएगी। लेकिन अप्रत्यक्ष जो प्रकृति है उससे वैधता पर जो सवाल हैं वो बने हुए हैं। आज की हमारी तीसरी और जो लास्ट न्यूज़ रहने वाली है वो होगी हिमाचल प्रदेश में हिम तेंदुओं की संख्या 83 हुई। 2021 में यह संख्या 51 थी और अब सर्वेक्षण में जो है पता चला है कि 51 से ये संख्या बढ़कर जो है 83 हो गई है। तो जो हिमाचल प्रदेश हैं उसके वन विभाग की वन्य जीव विंग द्वारा किए गए उनका जो दूसरा व्यापक सर्वेक्षण है, यानी कि जब उनके द्वारा दूसरा सर्वेक्षण किया गया तो उसमें पता चला है कि राज्य के अंदर हिम तेंदुए यानी कि जो स्नो लेपर्ड्स हैं उनकी संख्या 2021 में 51 थी, अब 51 से बढ़कर 83 हो गई है। जो ये आंकड़ा है वह सावकों को छोड़कर है, यह सिर्फ वयस्क हिम तेंदुओं का आंकड़ा दिया गया है। यानी कि जो ये 83 का आंकड़ा बताया जा रहा है इसके अंदर जो बच्चे हैं उनको शामिल नहीं किया गया है, ये सिर्फ जो वयस्क हैं उनकी ही काउंटिंग की गई है। और 2021 का जो सर्वेक्षण हुआ था कि जो नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन है उसके सहयोग से किया गया था, जिसमें 51 हेम तेंदुए 34 से 73 के बीच में विश्वास सीमा के साथ में, यानी कि उसका जो अनुमान है वो लगाया गया था। और जो ये राज्य है इसका पहला वैज्ञानिक जो अनुमान था कि जो 26,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है उसके अंदर 10 स्थलों पर कैमरा जो ट्रैपिंग है उनसे यह जो डाटा है वो प्राप्त हुआ है। और अगर बात करें 2025 के सर्वेक्षण की तो जो कि हाल ही में पूरा हुआ है, यह सर्वेक्षण भी NCF के साथ साझेदारी में किया गया था, जिससे कि राज्य के जो उच्च ऊंचाई वाले जो आवास हैं जैसे कि लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, इन सबके आदि इनमें वृद्धि दर जो है वो देखी गई। और जो ये वृद्धि है यह संरक्षण के प्रयास, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और जो शिकार शावक हैं उन पर प्रबंधन की जो सफलता है उसको दर्शाता है। और अगर इसके महत्व की बात करें तो हिम तेंदुए हिमालयी जो पारिस्थितिकी है उसका संकेतक हैं। यह अनुमान राज्य के लिए जो लंबी अवधि की निगरानी है उसके आधार पर बनाया गया और अन्य जो राज्य हैं उनके लिए मॉडल साबित हो सकता है। और जो सर्वेक्षण है या फिर जो निगरानी है, कैमरा ट्रैपिंग और जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, अगर उनके बारे में जानें तो जो हिमाचल प्रदेश हैं उसमें नेचर कन्वेक्शन जो फाउंडेशन है या फिर जो वन्यजीव विंग है उनके द्वारा किया गया जो सर्वेक्षण है, जैसे कि 2021 और 2025 के हिम तेंदुओं की आबादी का सटीक अनुमान लगाने में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। जैसे कि जो कैमरा ट्रैप है, GPS ट्रैकिंग है या फिर जो DNA का विश्लेषण है, उनकी संख्या, आवास और जो व्यवहार है उसको इनके द्वारा ही समझा जाता है। और जो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड्स हैं कि भारत सरकार ने 2009 में जो ये परियोजना है इसको स्टार्ट किया था, जिसका उद्देश्य जो हिम तेंदुए हैं यानी कि जो लेपर्ड्स हैं उनकी उच्च ऊंचाई वाले जो आवास हैं उनकी रक्षा के लिए किया गया था। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और जो अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य हैं उनके अंदर इसे लागू किया गया। और जो आवास संरक्षण या फिर जो संरक्षित एरिया हैं, जो हिम तेंदुए हैं उनके आवास जैसे कि जो लाहौल स्पीति है, किन्नौर, पिन वैली नेशनल पार्क और जो संरक्षित एरिया हैं उनके रूप में विकसित किया गया है। ये जितने भी एरिया हैं इनमें मानवीय जो गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित किया जाता है ताकि जो हिम तेंदुए हैं उनके
प्राकृतिक आवास को नुकसान जो है वो ना पहुँचे। यानी कि जो मानव होते हैं, जो एरिया इनके लिए फिक्स किया गया है उसके अंदर उन्हें नहीं जाने दिया जाता, ताकि वहाँ पर जो है प्रकृति को जो है कोई भी नुकसान ना पहुँचे। पारिस्थितिकी का संतुलन, हिम तेंदुए शिकार प्रजातियाँ जैसे कि जो ब्लू शिप है या फिर जो आईबैक्स हैं उन पर निर्भर करते हैं। इन शिकार प्रजातियों के लिए जो संरक्षण है उसके भी प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि जो खाद्य श्रृंखला है वो बनी रहे। और जो सामुदायिक भागीदारी है, मानव और जो वन्यजीव संघर्ष है उसका समाधान के देखें तो हिम तेंदुए जो है कभी कभी जो स्थानीय समुदाय हैं उनके पशुधन जैसे कि याक हुई, भेड़ हुई, उनका शिकार कर लेते हैं, जिससे संघर्ष जो है वो पैदा हो जाता है। तो अगर बात करें कि इन्हें बचाने के लिए जो है क्या क्या योजनाएं सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई हैं, तो पशुधन बीमा योजना, हिमाचल में पशुधन नुकसान की भरपाई के लिए बीमा योजनाएं जो हैं वो चलाई जा रही हैं। दूसरा, शिकार प्रतिरोधी बाड़े बनाए जा रहे हैं। पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत बाड़ों का निर्माण किया जा रहा है। जागरूकता का जो कार्यक्रम है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको हिम तेंदुओं के महत्व और जो उनका संरक्षण है उसके लिए शिक्षित भी किया जा रहा है। जो होम स्टे और इको टूरिज़्म है, यानी कि जो स्थानीय समुदाय हैं उनको वैकल्पिक आजीविका जो है वो प्रदान करने के लिए इको टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि वे संरक्षण में जो है वो सहयोग करें। जो अंतर्राष्ट्रीय और जो राष्ट्रीय सहयोग है कि जो ग्लोबल जो स्नो लेपर्ड इकोनॉमिक्स जो प्रोडक्शन है प्रोग्राम, भारत सहित जो 12 देश हैं उनका जो ये गठबंधन है हिम तेंदुओं को बचाने के लिए काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम का कुछ हिस्सा जो है वो मौजूद है। WWF और जो अन्य NGOs हैं उनके अंदर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का जो फंड है या फिर NCF जैसे जो संगठन हैं उनका अनुसंधान, निगरानी और जो सामुदायिक जागरूकता है उसमें सहयोग जो है वो करते हैं। जो जलवायु परिवर्तन है, अगर उसके बारे में बात करें तो हिम तेंदुए उच्च हिमालयी जो एरिया होते हैं उनके अंदर रहते हैं, जो कि जलवायु के अंदर परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं। ग्लेशियर पिघलने और जो आवास का परिवर्तन है उसको रोकने के लिए जलवायु अनुकूलन की नीतियाँ बनाई जा रही हैं। जो हिमाचल है उसके अंदर वनीकरण, पारिस्थितिक पुनर्स्थापन की जो परियोजनाएं हैं वो भी चलाई जा रही हैं। जो कानूनी और जो नीतिगत ढांचा है कि जो हिम तेंदुए हैं भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूचित हैं, यानी जो अनुसूची 1 है उसके अंदर इनको शामिल किया गया है, जो कि इसे सर्वोच्च संरक्षण प्रदान करती है। और हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसने स्थानीय स्तर पर जो नीतियां हैं वो भी बनाई हैं, जैसे कि जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण की योजनाएं, पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन के लिए, या फिर जो हिम तेंदुए हैं उनके आवास को सुरक्षित रखने में मदद करती हैं। और इसके हमें क्या सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है उसके अंदर हिम तेंदुओं की जो संख्या है 2021 में 51 थी, जो कि 2025 में 83 तक बढ़ गई है। यानी कि इनका जो संरक्षण है उसके लिए किए जाने वाले जो प्रयास हैं सरकार के द्वारा वो उनकी सफलता को दर्शा रहे हैं। और सामुदायिक जो सहयोग है या फिर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इनमें जो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रोल है वो अदा कर रहे हैं। और इसको लेकर क्या क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं कि जलवायु परिवर्तन, मानव वन्यजीव संघर्ष और अवैध शिकार अभी भी खतरा बना हुआ है। इसके अलावा उच्च ऊंचाई वाला जो एरिया है उसके अंदर अनुसंधान और जो निगरानी है उसके जो संसाधन है उनकी कमी भी एक समस्या है। आगे की राह जो है कि जो आगे इनकी निगरानी रखने के लिए अगर संख्या की गणना भी करनी हो तो उसके लिए डिजिटल जो तकनीक है जैसे कि जो ड्रोन है, AI आधारित निगरानी है, उसका उपयोग जो है उसको बढ़ावा देंगे। जो सामुदायिक भागीदारी है उसको
और मजबूत करना, लंबे समय का जो संरक्षण की योजना है उसके लिए अधिक फंडिंग और जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है उसको प्रदान करना चाहिए। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी होंगी, उनको आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।